भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई सारे वादे किए गए थे 2014 के चुनाव में, जब कांग्रेस पर भारत सरकार जो वर्तमान में उस समय चल रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार, लगभग 10 वर्ष पूरे होने वाले थे और लगातार एक विपक्ष में नया चेहरा निकल के आता है नरेंद्र मोदी, जिन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करते हुए लाती है एनडीए जो गठबंधन था। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रहार था भ्रष्टाचार, और कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगा के सत्ता में आ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहते हैं कि भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी कड़ी में लगातार आप देखते होंगे कि ईडी की लगातार छापेमारी चलती रहती है लोगों के ऊपर और अनकूत संपत्तियां बाहर निकलती हैं। लेकिन ये आरोप लगाए जाते हैं विपक्षी दलों के द्वारा कि ये अपने राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे नहीं डलवाती है, केवल गैर विरोधी दलों के ऊपर या जो उनके विरोध में है पार्टियां, उन्हीं के नेताओं के ऊपर ये ईडी का शिकंजा कसा जाता है या उनके ऊपर छापे पड़ते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल बात होती है। खैर, पैसे तो निकलते ही हैं। अब एक ऐसी ही एक और कांग्रेस सांसद के ऊपर लगे हैं आरोप और उनके घर से इतने नोट निकल रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से नोटों की गिनती की जा रही है, 3 दिनों से। और नोटों की गिनती करने के लिए सरकार ने 40 मशीन लगाई है आयकर विभाग के द्वारा, 40 मशीन, और 3 दिन हो चुके हैं, अब तक नोटों की गिनती समाप्त नहीं हो पाई है। तो क्या था पूरा मामला, कौन है ये व्यक्ति जिनके घर से इतने रुपए निकल रहे हैं, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। इनका नाम है धीरज साहू। 6 दिसंबर को आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी करती है। इनमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में की गई थी छापेमारी। अब तक लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हो चुका है, ये रिपोर्ट निकल के आ रही है। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर के मुताबिक ये सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम बताई जा रही है। 8 दिसंबर को 40 बड़ी और छोटी मशीनों से नोटों की गिनती शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी थी। कब तक? शनिवार रात तक। इस छापेमारी के बाद धीरज साहू के घर से बरामद नोटों के ढेर की तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं, वायरल हो चुकी हैं। हम ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, इसका सोर्स हमारे पास दैनिक भास्कर के द्वारा लिया गया है। नोटों के बंडल देखकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इतने पैसों का क्या होगा या आता कहाँ से है। तो इसी में हम आपको भास्कर एक्सप्लेनर की मदद से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। बताएंगे कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां जो पैसे जब्त करती हैं उसका होता क्या है, किनके पास जाता है, और जो पकड़ा जाता है उसके ऊपर कौन सी कार्यवाही की जाती है। किसके साथ घटना घट रही है? धीरज साहू हैं, कांग्रेस नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। घोषित संपत्ति की बात करें तो इनके द्वारा 35 करोड़ रुपए इनकी घोषित संपत्ति बताई जा रही है, जबकि जो नोटों की गिनती की जा रही है आंकड़ों के अनुसार अभी तक 300 करोड़ रुपए इनके यहाँ कैश बरामद हो गए हैं और अभी गिनती जारी है। यानी कि 35 करोड़ इनकी घोषित संपत्ति है, जिसमें से 34.83 करोड़ रुपए इनकी कुल संपत्ति है। आपराधिक मामलों की बात करें तो बिल्कुल क्लीन छवि है, इनके ऊपर एक भी आपराधिक मामले नहीं हैं। आप सोच सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर एक भी आपराधिक मामला नहीं है, उस व्यक्ति के पास इतने करोड़ रुपए बरामद हुए। 300 करोड़ का मतलब अरबों में आपकी बात हो रही है। इनके पास कई गाड़ियां हैं, जिनमें रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, पजेरो जैसे गाड़ियां इनके पास मौजूद हैं। 6 दिसंबर 2023 को धीरज साहू के झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी होती है। 7 दिसंबर तक शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय में नोटों से भरी 30 अलमारियां प्राप्त होती हैं। इन अलमारियों से करीब 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश बरामद हुए हैं अब तक की काउंटिंग के अनुसार। आयकर विभाग की दबिश में ये जगह भी शामिल है। कौन सी जगह है ये आपको जानना चाहिए। लोहरदगा स्थित सांसद धीरज साहू का आवास, रांची के रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन आवास, बोलांगीर के सुदापाड़ा और टिटलागढ़ के 2 शराब व्यापारियों के आवास, बौद्ध डिस्टिलरी के भुवनेश्वर स्थित कारपोरेट कार्यालय और अधिकारियों के घर पर, बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर, उड़ीसा में बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इनकी है वहाँ पे भी छापे मारे गए हैं। ईडी, सीबीआई आयकर विभाग को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स, फ्रॉड या अन्य आपराधिक गतिविधियों में जांच, पूछताछ
छापेमारी करने और चल अचल संपत्तियों को जब्त करने के अधिकार इनके पास होते हैं। ये एजेंसियां जब्त पैसों को अपनी कस्टडी में लेती हैं और फिर अदालत के आदेश से या तो उस पैसे को आरोपी को वापस कर दिया जाता है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाती है, जैसे भी कोर्ट के आदेश आते हैं। अगर हम इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। इस प्रक्रिया को कई चरण होते हैं, उन चरणों को हम चरणबद्ध आपको बताने की कोशिश करते हैं। आयकर विभाग या दूसरी जांच एजेंसियां जांच के लिए कहीं छापेमारी करती हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। पहला, गिरफ्तारी और पूछताछ, दूसरा, सबूत इकट्ठा करना। जांच एजेंसियों के द्वारा जो छापेमारी होती हैं वो अलग अलग सूचनाओं पर आधारित होती हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि एक आरोपी के यहाँ एक ही बार छापा मारा जाए, बल्कि छापेमारी कई चरणों में की जा सकती है। आयकर विभाग को जांच के दौरान संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। सभी जांच एजेंसियों को पैसा और सामान जब्त करने के कानूनी अधिकार मिले होते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान पैसा या दूसरा सामान मिलता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत जब्त किया जा सकता है। इसी तरह ईडी और जैसी दूसरी जांच एजेंसियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और कस्टम एक्ट के तहत पैसे और सामान को जब्त कर सकती हैं। जांच एजेंसियों को जब्त सामान को माल खाने या भंडार घर में जमा करने का अधिकार होता है। छापे में कई चीज़ें बरामद हो जाती हैं। इनमें पेपर, डॉक्यूमेंट्स, कैश और अन्य कीमती सामान जैसे सोने, चांदी, गहने और भी कहीं कहीं पर हीरे भी प्राप्त हो जाते हैं। छापेमारी में जब्त की गई जो चीज़ें होती हैं उनका पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा जांच एजेंसी का आईओ यानी जांच अधिकारी बनाता है। पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है उसके भी हस्ताक्षर लिए जाते हैं। पंचनामा बनने के बाद जब्ती का सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है। अब एक एक करके जानते हैं कि जांच एजेंसियां जो कैश, गहने और संपत्ति जब्त करती हैं उनका करती क्या है। हम पहले पैसों की बात करते हैं। जो कैश नोट प्राप्त होते हैं, मान लीजिए धीरज साहू के यहाँ से जो 300 करोड़ लगभग रुपए प्राप्त हुए हैं, उन पैसों का क्या होगा। तो सबसे पहले जब्त किए गए पैसों का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितनी गड्डियाँ हैं, कितने 100 रुपए के नोट हैं, कितने 200 के नोट हैं, कितने 500 के नोट हैं, कितने 2000 या अन्य नोट शामिल हैं जो भी प्रचलन में हैं। कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती हैं, जिससे इसे हाई कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बाकी पैसों को बैंकों में जमा कर दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती हैं। कई बार कुछ पैसों को रखने की ज़रूरत होती है तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास ही रखती हैं। जो प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे बेनामी प्रॉपर्टी हो, ट्रांजैक्शन हो, इनकी अगर मिलती है तो इनके साथ क्या होता है, तो आयकर विभाग को बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जिसे प्रोहिबिटेशन कहा जाता है, तो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट और आयकर एक्ट के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को सरकार कब्जे में ले लेती है। आयकर विभाग किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर लिखा होता है इस संपत्ति की खरीद, बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हालांकि कई मामलों में घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने पर उनके इस्तेमाल को लेकर छूट भी होती है। आयकर विभाग के कानून के तहत किसी प्रॉपर्टी को अधिकतम 60 दिन यानी 2 महीने के लिए अटैच किया जा सकता है। अगर तब तक आयकर विभाग अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाती है तो संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाती है, यानी वो अटैच नहीं रह जाती है। इसलिए संपत्ति को जो 2 महीने का क्राइटेरिया होता है उसमें आरोपी पर आरोप सिद्ध करना होता है, यानी कि अगर तब तक आयकर विभाग अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाती है तो संपत्ति खुद रिलीज हो जाएगी। इसको फिर से समझिएगा कि अगर जो संपत्ति है उसको अवैध नहीं घोषित किया जा सका है तो ये संपत्ति जिस व्यक्ति से ली गई है उसके पास ऑटोमेटिक तरीके से वापस हो जाती है। ईडी के मामलों में ये समय 180 दिनों का होता है। अगर ईडी 180 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी अटैच करने को अदालत में सही साबित कर देती है तो संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करने के लिए 45 दिनों का समय प्राप्त होता है। क्या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच होने के बावजूद काम
जारी रख सकती है, इसकी आपको जानकारी होनी जरूरी है। आयकर विभाग जब किसी संपत्ति को जांच के दौरान जब्त करती है या प्रोविजनल अटैच करती है तो वह सील नहीं हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आयकर या दूसरी जांच एजेंसियां जिस संपत्ति को अटैच करती हैं उस मामले की अदालत में सुनवाई जारी रहने के दौरान आरोपी उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे तो 2018 में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के दिल्ली स्थित जोर बाग के बंगले का 50% हिस्सा अटैच कर दिया था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को खाली करने का कोर्ट का नोटिस मिलने तक उस परिवार या उनका परिवार वहीं पर रह रहा था। चिदम्बरम के बेटे कार्तिक ने इस नोटिस के खिलाफ भी कानूनी राहत ले ली थी। कमर्शियल प्रतिष्ठान आयकर विभाग के प्रॉपर्टी अटैच किए जाने के बाद भी बंद नहीं होते हैं। जैसे दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भले ही आयकर विभाग ने अटैच कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद अदालत का फैसला आने तक वह काम अपना जारी रख सकते हैं। संपत्ति किसकी होगी, अदालत करती है इसका आखिरी फैसला। जो भी कैश, गहने, प्रॉपर्टी जब्त किए गए सामान पर आखिरी फैसला किसका होता है तो कोर्ट का होता है। मुकदमा शुरू होने पर जब्त किए गए सामान को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर अदालत जब्ती का आदेश देती है तो पूरी संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। अगर आयकर विभाग कोर्ट में जब्ती की कार्यवाही को सही नहीं साबित कर पाता है तो संपत्ति संबंधित व्यक्ति को लौटा दी जाती है। जब्ती को अदालत में चुनौती दिए जाने पर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर अपीलकर्ता जब्त किए गए सामान को लीगल साबित कर देता है तो उसे जब्त किया गया सारा सामान वापस मिल जाता है। कई बार कोर्ट जिसकी संपत्ति है उस पर कुछ फाइन लगाकर भी उसे संपत्ति लौटाने का मौका देती है। जांच एजेंसियां प्रशासनिक आदेश से ही संपत्ति को अटैच करती हैं और फिर कोर्ट के आर्डर से वे सरकार को ही जाती हैं या जिसकी संपत्ति जब्त की गई है उसे लौटा दी जाती है। तो इस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि देश में ईडी हुआ, इनकम टैक्स, आयकर विभाग, इन सब के जो छापे पड़ रहे हैं वो लगातार बड़ी मात्रा में कैश निकाल के आ रहे हैं। और इसको लेकर जो सरकार है वर्तमान में वो ये कह रही है कि फिर से उनको भाई राजनीतिक माइलेज मिल रहा है, पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, तो वो इसका लाभ उठाने से पीछे कहाँ होने वाली हैं। तो 24 में चुनाव है, आपको पता है मैं बार बार हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि लोकसभा 24 का चुनाव है और हर एक घटना जो इस समय घट रही है वो चुनाव से संबंधित हो सकती है। और आप समझ सकते हैं कि अगर इतना पैसा मिला है तो इन पैसों का इस्तेमाल आने वाले चुनाव में किया जा सकता था। और मुझे जानकर ये आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आज तक एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और इनके घर से 300 करोड़ रुपए लगभग प्राप्त हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति की अच्छी छवि बना दी जाती है और उस अच्छी छवि के पीछे इतना बड़ा रैकेट काम करता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा। धीरज साहू के ठिकानों पर जो छापे पड़ रहे हैं उनके क्या महत्व यहाँ पे निकल के आ रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी चीज़ों को लेकर। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।